गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 7 और लेक्चर 7 में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ज़रा आप इसको देखेंगे। सबसे पहले आज का सबसे पहला हेडिंग है सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबेक प्रभाव। ये सीबेक इफेक्ट क्या है? ये बहुत बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सीबेक इफेक्ट। तो आज का पहला हेडिंग है सीबेक इफेक्ट। ये क्या होता है ज़रा इसको देखेंगे। एक सेकेंड, ये क्या है ज़रा इसको हम लोग देखेंगे। तो सीबेक इफेक्ट होता है, इनका कहना है कि मान लो दो अलग अलग वायर है, दो अलग अलग वायर है। एक वायर है ब्लैक कलर का, दो अलग अलग वायर का मतलब दो अलग अलग मेटालिक वायर है। ओके, एक ये है मेटल 1, ये किसी खास मेटल का है, और ये भी दूसरे किसी खास मेटल का है, ये है मेटल 2। और यदि ये जंक्शन है, ये पहला जंक्शन और ये दूसरा जंक्शन, अगर इस दोनों में, दोनों जंक्शन पर कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तब इस लूप में एक करंट फ्लो होता है। इसी प्रभाव को कहते हैं सीबेक का प्रभाव। सुनिए क्या बोले। जब आप दो अलग अलग मेटल के वायर्स को जोड़ करके दो टर्मिनल बना लीजिए, और दोनों टर्मिनल का टेम्परेचर अलग अलग हो, T1 और T2, मतलब दोनों टर्मिनल के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तब इस लूप में एक करंट फ्लो होता है। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? सीबेक का प्रभाव। फिर से समझिए, यदि दो मेटालिक वायर को मिला करके यदि आप एक लूप बना लीजिए और लूप के दोनों जंक्शन पर टेम्परेचर का डिफरेंस हो, तब इस लूप में एक करंट फ्लो होता है। इसी प्रभाव को सीबेक का प्रभाव कहते हैं। क्या आपने लिखा? लिखा। दूसरा है पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट, इसको बोलते हैं पेल्टियर का प्रभाव। ये क्या है? पेल्टियर प्रभाव। ये पेल्टियर जो होता है, ये सीबेक का उल्टा होता है। क्या बोले? पेल्टियर क्या होगा? सीबेक का उल्टा होगा। क्या है उल्टा? फिर से दो अलग अलग वायर लीजिए। आप दो अलग अलग वायर लीजिए। ये आपने क्या ले लिया? दो अलग अलग वायर ले लिया। दो अलग अलग वायर, ये हो गया आपका मेटल 1 और ये हो गया आपका मेटल 2। अभी हम क्या बोले? दोनों लगभग क्या है? एक दूसरे का उल्टा है। अच्छे से समझना है। ये है टर्मिनल ए और ये है टर्मिनल बी। तो पेल्टियर का कहना है कि यदि आप दो मेटालिक वायर को जोड़ करके, मिला करके यदि आप एक लूप बना लेते हैं, यदि आप दो मेटालिक वायर को मिला करके यदि आप एक लूप बना लेते हैं, तो क्या होता है कि यदि आप ये लूप बना लिए और यदि इस लूप में आप धारा प्रवाहित करते हैं, तब किसी भी जंक्शन पर या तो हीट अधिक हो जाएगा, मतलब या तो हीट का उत्पादन होगा, या तो हीट की मात्रा बढ़ेगी, या तो हीट की मात्रा घटेगी। फिर समझिए, पेल्टियर का कहना है यदि आप दो अलग अलग मेटालिक वायर को मिला करके यदि आप एक लूप बना लेते हैं और यदि उस लूप से धारा प्रवाहित करते हैं, तब इस लूप के दोनों जंक्शन पर या तो हीट डेवलप होगा या तो हीट का लॉस होगा। मतलब या तो यहाँ पे हीट बढ़ेगा या तो हीट घटेगा। कैसे देखेंगे? जहाँ पे करंट पहुँचेगा वहाँ हीट बढ़ेगा, जहाँ से करंट निकलेगा वहाँ हीट घटेगा। तो टर्मिनल पर या तो हीट बढ़ेगा या तो हीट घटेगा। इसी प्रभाव को आप क्या कहते हैं? पेल्टियर का प्रभाव। इसी प्रभाव को आप क्या बोलते हैं? पेल्टियर का प्रभाव। इसी प्रभाव को आप क्या बोलते हैं? पेल्टियर का प्रभाव। क्या बोले? इसी प्रभाव को आप क्या बोलते हैं? पेल्टियर का प्रभाव। ओके, तो पहला क्या समझा? सीबेक प्रभाव। दूसरा क्या समझा? पेल्टियर का प्रभाव। तीसरा है थॉमसन का प्रभाव। थॉमसन का प्रभाव, ये थॉमसन क्या कहता है जरा समझिएगा। तीसरा, और इस दोनों में से, तीनों में से कोई ना कोई एक हर बार एग्जाम में आपको पूछ ही देता है, इतना इंपॉर्टेंट है तीनों। तीसरा क्या है? थॉमसन का प्रभाव। इसको बोलेंगे थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट कहता है
कि मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग वायर है और दोनों वायर से आपने क्या किया, लूप बना लिया। ठीक है, आपने क्या किया, लूप बना लिया, और ये है टर्मिनल T1 और ये है टर्मिनल T2। आज आपने क्या किया, यहाँ पे भी वायर को गर्म किया और यहाँ पे भी वायर को गर्म किया। क्या किया आपने, वायर को गर्म किया और आपने वायर में एक धारा प्रवाहित करवाया। वायर में आपने क्या किया, धारा प्रवाहित करवाया, मतलब दोनों वायर को गर्म भी करना है और दोनों में धारा प्रवाहित भी करना है। लेकिन पहले आप गर्म यहाँ करते थे टर्मिनल पर, लेकिन आज दोनों को बीच में गर्म किए और दोनों से धारा प्रवाहित हो रही है। तब थॉमसन का कहना हुआ कि ये जो आपका रॉड है उसका एक आधा भाग ठंडा होगा और एक आधा भाग गर्म होगा। इसको अगर हम लोग इस प्रकार से बांट दें तो इधर वाला आधा गर्म होगा और इधर वाला आधा ठंडा होगा, क्योंकि इधर से करंट निकलेगा और इधर की तरफ जाएगा। तो जिधर करंट जाएगा वो वाला आधा भाग आपको गर्म फील होगा, जिधर से करंट निकलेगा वो आधा वाला भाग आपको ठंडा फील होगा। और इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, थॉमसन का प्रभाव। हम लोग अभी ये तीन चीज को डिस्कस किए। एक है सीबेक का प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पेल्टियर का प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा थॉमसन का प्रभाव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अगला जो स्टार है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज। अगला हम उम्मीद करते हैं कि आप ये तीनों स्टार को का नोट्स बना लिए होंगे। कौन कौन प्रभाव पढ़ा, सीबेक का प्रभाव, पेल्टियर का प्रभाव और किसका था, थॉमसन का प्रभाव। तो लेक्चर 7 में अगला हेडिंग है आपके पास मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज ये भी जो है ये एक इक्विपमेंट है, ये एक उपकरण है, ये एक मशीन है जिसके द्वारा आप प्रतिरोध को मापते हो। किसको मापते हैं, प्रतिरोध मापा जाता है। किसके द्वारा, मीटर ब्रिज के द्वारा आप क्या मापते हैं, प्रतिरोध मापा जाता है। क्या बोले, मीटर ब्रिज के द्वारा आप क्या मापते हैं, प्रतिरोध को मापा जाता है। ओके, आप देखेंगे ये इसका बनावट कैसा होता है, इसका नाम ही है मीटर ब्रिज। मतलब एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें क्या लगा हुआ है, मीटर। ये मीटर का मतलब क्या था वो देखिए। सबसे पहली बात, इस मीटर कहने का सेंस है कि इसमें 1 मीटर लंबा, मीटर कहने का सेंस है इसमें 1 मीटर लंबा, 1 मीटर मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन का तार लगा होता है। आपको बताए थे ये दोनों मिश्र धातु है। कौन कौन, मैग्नीन कहिए या कॉन्स्टेंटेन कहिए, ये दोनों। इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं क्योंकि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका टेम्परेचर के द्वारा इसके प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ता है। किस पे, ये जो आपका ए बी मतलब मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन का तार है। मीटर कहने का सेंस है इसकी लंबाई कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। ओके, या 1 मीटर। अब इसमें आगे क्या होता है वो देखिए। इसमें एल आकार का यहाँ पे 2 लकड़ी का रॉड लगा होता है। ये एल आकार का, ये एल आकार का है। यहाँ भी एक एल आकार का इस प्रकार का एक लकड़ी का ये लगा होता है। जो ये दोनों क्या है, एक कनेक्शन को आगे बढ़ाने का सपोर्ट है। ओके, और इस बीच में यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ और दूसरा इस बीच में यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ। ओके, और इस बीच में भी एक लकड़ी का ऐसे टुकड़ा लगा होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये रेसिस्टेंस P, ये रेसिस्टेंस Q। ओके, अब इसमें से एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है जिसके द्वारा ये नोब लगा हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है उसमें नोब लगा हुआ है। ये जो आपका P, अगर P नॉन होगा तो Q अननोन होगा। ये P अगर नॉन होगा तो Q क्या होगा, अननोन होगा। और यहीं पे अननोन रेसिस्टेंस जिसको मेजर करना होता है उसको Q पे रख देते हैं। P जो है ये नॉन रेसिस्टेंस है, ये आपको पता रहेगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे, ये जो नोब है इस नोब को इस AB पर आगे पीछे स्लाइड करेंगे। इस AB पर आगे पीछे स्लाइड करेंगे। तो सबसे पहली बात कि मान लेते हैं ये AB और ये बीच में पॉइंट हो गया C। ठीक है,
सी एक ऐसा, हम लोग इस नोब को, ये जो जॉकी जैसा एक तार में एरो लगा हुआ, इस एरो को हम लोग इस ए बी पर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। और इस तरीके से स्लाइड किया जाता है कि एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जहाँ पे इस आई जी में मतलब करंट जो है इसमें से फ्लो ना करे, करंट जीरो हो जाए। तब इस सी को बोलते हैं नल पॉइंट। इस सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं नल पॉइंट। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है। सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली धारा का मान क्या होगा, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ए बी तार है वो किसका बना हुआ है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन का। क्योंकि इस पे इसीलिए मिश्र धातु का बना हुआ है कि सबसे पहली बात, इसका जो रेसिस्टेंस है वो अचानक से वैरी नहीं करता है, टेम्परेचर बढ़ गया घट गया तो इन सभी बातों पर इसका असर नहीं होता है। पी जो है ये नॉन होगा, पी जो है ये क्या है, ये नॉन रेसिस्टेंस है, ये नॉन रेसिस्टेंस है। और ये जो क्यू है ये क्या है, ये आपका अननॉन रेसिस्टेंस है। ये क्या है, ये आपका अननॉन रेसिस्टेंस है। ओके, और एक बात याद रख लीजिए कि ये जो आपका प्रतिरोध मीटर ब्रिज है, इसमें वैसी प्रतिरोध को मापा जाता है जिस प्रतिरोध को आप व्हीट स्टोन में नहीं माप पाए थे। क्योंकि व्हीट स्टोन में आप गौर करो, यहाँ भी दो अलग अलग प्रतिरोध था, अगर थोड़ा सा समझ आ रहा है तो। ठीक है, यहाँ भी दो प्रतिरोध था, जिस वजह से उसमें चार चार प्रतिरोध था। और चार चार प्रतिरोध होने की वजह से मान लीजिए कि कोई एक ऐसा फैमिली हो जिसमें सभी लोग अमीर हैं, अगर किसी के पास 100 रुपया कम पड़ जाए तो हमें नहीं लगता है कोई फर्क पड़ेगा, किधरों से 100 रुपया वो निकाल लेगा। उसी प्रकार वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे जिसका खुद का प्रतिरोध बहुत अधिक था, तो उसमें अगर कोई छोटा प्रतिरोध मापने के लिए आता था, बहुत छोटा, तो उस पर कोई असर ही नहीं दिखता था। इसीलिए वहाँ पे छोटे प्रतिरोध लगाने पर जो रीडिंग था वो रीडिंग आपको नहीं दिखता था। लेकिन यहाँ पे इस छोटे प्रतिरोध को भी ये आसानी से सेंस कर सकता है, उसको मेजर कर सकता है। छोटे जैसे कि अगर आपका शरीर बहुत स्वस्थ है तो अगर आपके शरीर में कहीं स्क्रैच भी आएगा तो आपको वो लहर देगा, आपको पता चलेगा ओ हमारे शरीर में कहीं स्क्रैच लगा। अगर आपके शरीर में घाव हो जाए, पूरा शरीर में कहीं थोड़ा सा खरोंच लगे तो उसका दर्द भी पता नहीं चलेगा। सेम टू सेम पीछे वाले के देह में इतना दर्द था कि उसको छोटा दर्द पता नहीं चलता था, लेकिन इसका शरीर स्वस्थ है, छोटा सा भी दर्द दीजिएगा, प्रतिरोध में कुछ भी थोड़ा सा भी अंतर कीजिएगा, ये तुरंत उसको रीड कर लेगा। इसीलिए मीटर ब्रिज इज बेटर देन व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो इसमें क्या किया आपने, दो प्रतिरोध को हटा करके उसके बदले में एक ऐसा तार लगा दिया मिश्र धातु का कि जिसका प्रतिरोध का वेरिएशन बहुत कम होता है, इसलिए आपने तार लगा दिया। तो यहां लिखेंगे माना तार ए बी का तार, ये जो ए बी है, तार ए बी का प्रतिरोधकता रो है, एरिया जो है एरिया ए है, और लंबाई कितना, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है, तथा ए से एल दूरी पर, ए से देखिए ना यहाँ ए पॉइंट से, ए एरिया नहीं है, एरिया तो कैपिटल ए मान लीजिए या स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए क्योंकि कैपिटल ए पॉइंट मान चुके। एल दूरी पर नल पॉइंट प्राप्त होता है। नल पॉइंट का मतलब वैसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर से धारा बहना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये दूरी कितना हो गया, एल। तो बताइए ये दूरी कितना होगा, ये हो जाएगा 100 माइनस एल। देखो ना आप, क्योंकि ये टोटल तो 100, लेकिन ये एल जो है ये सेंटीमीटर में रहेगा, हमेशा सेंटीमीटर में। तो ये टोटल अगर 100 है, उसमें से ये ए सी एल है, तो सी बी कितना होगा, 100 माइनस एल। तो मान लेते हैं कि ए सी का प्रतिरोध है R1, तो लिखेंगे माना ए सी का प्रतिरोध R1 बराबर कितना, रो एल बटा ए, ये हो जाएगा। तथा ये जो आपका CB है, तथा CB का प्रतिरोध मान लेते हैं R2, प्रतिरोध R2, ये कितना हो जाएगा, रो 100, रो उसका लंबाई कितना है 100 माइनस एल। देखिए ना BC का लंबाई कितना है 100 माइनस एल, BC का लंबाई कितना है
100 माइनस एल बटा ए। इसका मतलब ये जो टुकड़ा AC है इसका प्रतिरोध कितना हो गया R1, इसका प्रतिरोध कितना हो गया R2। ओके, तो यदि ये भी देखो आप 4 प्रतिरोध हम लोग बना लिए, अगर ये स्ट्रक्चर बैलेंस होगा तो लिखेंगे यदि फिगर बैलेंस होगा तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सीधा लिख देते क्रॉस गुना बराबर होगा। क्रॉस गुना क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्रॉस गुना का मतलब P गुना R2 बराबर Q गुना R1। क्या ये सही है? P क्या है, प्रतिरोध है। R2 कितना है, तो R2 है रो 100 माइनस एल बटा ए बराबर Q गुना R1 कितना है, R1 है रो इंटू एल बटा ए। रो ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा P इंटू 100 माइनस एल बराबर Q इंटू एल। हम लोगों को तो अननोन रेसिस्टेंस Q है, तो Q का मान निकालना है, तो इसीलिए Q बराबर हो जाएगा, अगर P निकालना हो या Q निकालना हो, जो भी निकालना हो, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा QL बटा 100 माइनस एल, और अगर Q निकालना होगा तो ये हो जाएगा P इंटू 100 माइनस एल बटा एल। इस तरीके से यदि P पूछे या Q पूछे तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है किसका, मीटर ब्रिज का। मतलब कि मीटर ब्रिज जो है वो भी एक प्रकार का व्हीट स्टोन ही है, बट मीटर ब्रिज इज बेटर देन व्हीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि व्हीट स्टोन जो है उसमें इतने सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं कि वो छोटे छोटे प्रतिरोध को माप ही नहीं सकता है, बहुत छोटा। हालांकि हम लोग ऐसा बोले हैं कि वो उच्च और निम्न दोनों प्रकार के प्रतिरोध को माप सकता है, लेकिन अगर बहुत निम्न हो जाए तो उसको वो सेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन मीटर ब्रिज जो है ये बहुत छोटे प्रतिरोध को भी आसानी से सेंस कर सकता है। इसीलिए मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज में मीटर ब्रिज इज बेटर देन व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों तो आपको पता रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि रो ए तो कोई दिक्कत करेगा ही ना, वो तो कट जाएगा। सिर्फ चाहिए हम लोग को लेंथ, सिर्फ इसका लेंथ चाहिए। तो अगर ऐसा सवाल रहेगा तो P और Q में से कोई ना कोई एक दिया रहेगा, और जो नहीं दिया रहेगा उसे आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा फिगर में याद रखेंगे कैसे कैसे क्या करना है। अब देखिए इस पे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा, एक सवाल हम लोग बनाते हैं अपने मन से, जरा आप देखना, इसको अच्छे से आप नोट किए होंगे, हम ऐसा मानते हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले मान लो आपके पास एक सवाल आता है, सवाल ये है कि यहाँ पे 10 ओम और यहाँ पे एक R का प्रतिरोध है, इसके साथ ये AB जो है वो एक तार है, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा है जो आपको C पॉइंट और ये 20 सेंटीमीटर लंबाई पर आपको नल पॉइंट देता है। तो आपको बताना है कि R का मान बताएं, R का मान बतावें, ये क्वेश्चन है। मतलब R अननोन है तो इसका मान हम लोग को बताना है। तो ये C क्या हो गया, नल पॉइंट। देखिए A की तरफ से 20 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट है, तो B की तरफ से कितना हो जाएगा, टोटल होता है 100। मीटर ब्रिज है तो टोटल 100 होगा, ये मीटर ब्रिज है, टोटल कितना होगा 100 सेंटीमीटर। तो B तरफ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। क्या बताए थे, सिर्फ कोना कोनी गुना को क्या करना है, बराबर कर देना है। इसका मतलब 10 गुना 80 बराबर 20 गुना R, तो 20 चौका 80, तो R बराबर कितना हो गया 40 ओम, आंसर। ऐसा सवाल आएगा और वो तुरंत आपसे बनना चाहिए, ओके। इस प्रकार का हल्का सा सवाल आपके सामने आएगा, तो उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि R का मान ज्ञात कीजिए। ओके, नेक्स्ट, ये क्या था कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था आपके सामने किसका, मीटर ब्रिज का। अब जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है पोटेंशियोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला अब आप हेडिंग दीजिए हमसे मेरे सामने, पोटेंशियोमीटर को बोलते हैं विभव मापी। पोटेंशियोमीटर उसका नाम क्या है, विभव मापी। तो सबसे पहली बात की आपको याद होगा कि विभव मापने के लिए आपने बनाया था वोल्टेज,
पोटेंशियोमीटर, इसको बोलते हैं विभव मापी। विभव मापी। एक बात सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि वोल्टेज में और वोल्ट मीटर में और पोटेंशियोमीटर, अब ये नहीं समझा रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या है। आप देख लो ना, इसका हिंदी ये है विभव मापी, मतलब ये वोल्टेज मापता है। अब वोल्ट मीटर भी क्या कर रहा था, वोल्टेज माप रहा था। मतलब चाहे पोटेंशियोमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, वो दोनों क्या करेगा, तो वो दोनों वोल्टेज मापेगा। वो दोनों क्या करेगा, वोल्टेज मापेगा। अर्थात पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों क्या करेगा, तो दोनों वोल्टेज को मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर दोनों क्या करेगा, दोनों वोल्टेज को मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज मेजर करता है और वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल को मेजर करता है। लेकिन एक उसमें बात है, बात ये है कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर इज द बेटर इक्विपमेंट इन द कंपैरिजन ऑफ वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो बहुत ही अच्छा उपकरण है किसकी तुलना में, वोल्ट मीटर की तुलना में। क्यों, वो देखिए। सवाल क्या है कि मान लो वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज मापेगा, ठीक है। अब यहां देखो किसका वोल्टेज मापेगा, तो इस प्रतिरोध का। ऐसा एक सर्किट है, बैटरी इसमें लगा हुआ है। आपने बोला इसका वोल्टेज मापो, तो आपने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। और हम लोग सीखे हैं कि वोल्ट मीटर हमेशा सीरीज में पैरेलल में लगा होता है, आपने लगा दिया। अब देखना, तो ये आ ही गया, ये आ ही गया। तो वोल्ट मीटर भी तो एक इंसान है, एक मशीन है, उसको चलने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए। क्या आपने इसको अलग से एनर्जी दिया, मतलब बैटरी इसके पास है क्या, नहीं। गौर करो ना, आज भी वोल्ट मीटर बनाए हो गैल्वेनोमीटर को संट करके, क्या उसमें कहीं बैटरी था, नहीं था। इसका मतलब है इसको खुद चलने के लिए इसके पास बैटरी नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये जो करंट आ रहा था, मान लो ये 20 एम्पियर आ रहा था, उसी का 1 एम्पियर ले करके ये खुद को चला लिया। तो अगर R बराबर 2 ओम है, तो अगर ये 1 एम्पियर इधर ले, इधर कितना गया, 19 एम्पियर। तो V बराबर फॉर्मूला होता आई आर, किसका I, जिसका माप रहा है। तो I का मान हो गया 19 गुना 2 बराबर 38 वोल्ट। सर ये वोल्ट मीटर कितना मापा, 38 वोल्ट, लेकिन रियल में कितना होगा, 20 गुना 2 40 वोल्ट। इसका मतलब ये जो वोल्ट मीटर है वो 2 वोल्ट कम माप रहा है, ये 2 वोल्ट कम माप रहा है। ये 2 वोल्ट कम क्यों माप रहा है, इसीलिए 2 वोल्ट कम माप रहा है क्योंकि इस वोल्ट मीटर को खुद को ऑपरेट करने के लिए कोई एनर्जी सोर्स नहीं होने की वजह से ये बैटरी के एनर्जी से ही थोड़ा सा एनर्जी लेकर के खुद को ऑपरेट कर लेता है, जिस वजह से इसका जो एग्जैक्ट वोल्टेज था उसको ये मेजर नहीं कर पाता है। ये गड़बड़ी आ गया, ये डिसएडवांटेज आ गया किसमें, वोल्ट मीटर में। इस चीज को दूर करने के लिए आपने एक नया मशीन बनाया जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, अर्थात विभव मापी। तो सबसे पहली बात, पोटेंशियोमीटर क्या है, तो आपने बोला पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो पोटेंशियल को मेजर करता है। लिखिए पहला स्टेप, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो पोटेंशियल को मेजर करता है। ओके, दूसरा स्टेप, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी सेल का ईएमएफ मेजर करता है, ठीक है, किसी दो अलग अलग सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करता है, और साथ ही इंटरनल रेसिस्टेंस को मेजर करता है। देखिए रेसिस्टेंस को मापता है, ये 3 काम करता है, 3 काम। अर्थात आपका जो पोटेंशियोमीटर है ये केवल वोल्टेज ही तो नहीं मापता है। देखिए ये किसी अननोन सेल का, जिस सेल का, मान लीजिए कोई सेल है, इसका वोल्टेज पता करना कितना है, कौन बताएगा, वोल्ट मीटर बताएगा, पोटेंशियोमीटर बताएगा। ओके, अब 2 अलग अलग सेल है, इस कौन सेल तगड़ा कौन सेल कमजोर है, कौन बताएगा, पोटेंशियोमीटर बताएगा। इस सेल है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, कौन बताएगा, पोटेंशियोमीटर बताएगा। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो किसी अननोन सेल का ईएमएफ बता सकता है। पोटेंशियोमीटर जो है वो 2 अलग अलग सेल को कंपेयर कर सकता है। पोटेंशियोमीटर जो है वो किसी भी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को भी बता सकता है। तो दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, विभव मापी का ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ओके, अब देखेंगे ये जो विभव, सभी स्टार्स को आप नोट करेंगे, विभव मापी में 2 प्रकार का सर्किट होता है। विभव मापी में 2 प्रकार का सर्किट होता है। एक वो सर्किट है
जो खुद ऑपरेट करते रहता है उसका नाम है प्राइमरी सर्किट, और एक वो सर्किट जिसमें हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग एक अपना काम करते हैं उसका नाम है सेकेंड। हम लोग क्या काम करते हैं, किसी का ईएमएफ ज्ञात करना है तो एक वो सर्किट होगा, उसका नाम सेकेंडरी सर्किट। दो को कंपेयर करना है, सेकेंडरी सर्किट। किसी का रेजिस्टेंस निकालना है, सेकेंडरी सर्किट। तो क्या हुआ, विभव मापी में कितने सर्किट होंगे, दो सर्किट होगा। कौन कौन, एक होगा प्राइमरी सर्किट और एक होगा सेकेंडरी सर्किट। अब देखिए प्राइमरी सर्किट, जरा सा हम लोग इसका सर्किट बनाते हैं। सबसे पहली बात, ये आपका सेल है, हो सकता है मान लेते इसका ईएमएफ ई है, हो सकता है इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी दिया हो आर, उसके बाद एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो, रिहोस्टेट लगा हुआ हो, रिहोस्टेट हो गया आर एच, ओके। और इसके साथ 7 से 8 मीटर लंबा ये जो ए बी है, 7 से 8 मीटर लंबा ये जो ए बी है, 7 से 8 मीटर लंबा ये जो ए बी है वो 7 या 8 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का तार होता है। ये जो आपका ए बी है वो 7 से 8 मीटर लंबा, वो 78 नहीं है, 7 या 8 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का तार होता है, ओके। तो ये जो आपका ए बी है, ये ए बी ये किसका बना हुआ है, या तो मैग्नीन का या तो किसका, कॉन्स्टेंटिन का बना होता है। कंप्लीट। दूसरा, ये जो ए बी है, ये जो आपका ए बी है, इस ए बी ये जो आपका ए बी है तो लिखेंगे माना ए बी का एरिया ए, इसका प्रतिरोधकता रो, इसका प्रतिरोध आर। कभी जरूरत पड़ेगा तब हम लोग क्या मान लिए, ये जो ए बी है उसका एरिया कितना हो गया ए, प्रतिरोधकता रो, और प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध हो गया इसका कितना हो गया, प्रतिरोध आर हो गया, ओके। और ये जो आपका पूरा का पूरा वायर है, ए बी जो वायर है, इस वायर का लंबाई कितना, 7 से 8 मीटर। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, इस लंबाई को ए बी का लंबाई एल मान लेते हैं। अभी माना ए बी की लंबाई बराबर कैपिटल एल, तथा ए बी का वोल्टेज बराबर भी। ए बी जो है उसका वोल्टेज कितना भी, जो भी इसमें सवाल में दिया रहेगा आप देख लेंगे, ठीक है। एरिया ए है, प्रतिरोधकता रो है, प्रतिरोध आर है, लंबाई एल है, वोल्टेज इसका भी है, ठीक है। एक टर्म होता है जिसका नाम है वोल्टेज ग्रेडियंट। वोल्टेज ग्रेडियंट मतलब विभव प्रवणता, इसको लिखते हैं के से, विभव प्रवणता को के से। के बराबर होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। के बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, के बराबर क्या हो गया, V बाई एल, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ये कितना हो गया, V बाई एल। अब देखेंगे सबसे पहली बात, मान लो पहला काम क्या है सर्किट का, तो टू फाइंड, नंबर 1 पहला काम है फाइंड किसी अननोन सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। ईएमएफ ज्ञात करना, पहला काम क्या था, किसी अननोन सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। पहला काम कर रहे हैं, किसी अननोन सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। चलिए आइए, अब उस सेल को क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो करंट कितना होगा, तो करंट हो जाएगा आई बराबर क्या होता है, V बटा आर। अब देखिए इसमें वोल्टेज कितना है E, आर कितना है, आर 3 गो है, स्मॉल आर, आर एच और इसका आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर एच। अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो गया स्मॉल आर, ठीक है। आप देखेंगे सर ए बी जो है ये, इसका वोल्टेज V माने हैं, तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, नहीं I इंटू आर,
ये वोल्टेज जब करंट निकाल लिए तो ए बी का जो वोल्टेज भी है वो भी तो निकाल सकते हैं, कितना I इंटू आर निकल गया। अब किसी एक ऐसा सेल है जिसका आपको ईएमएफ नहीं पता है, उसका आपको ईएमएफ निकालना है, तो उसके ईएमएफ को मान लेते हैं, उसके ईएमएफ को मान लेते हैं उसके ईएमएफ को मान लेते हैं E1 मान लेते हैं, चलिए E1 मान लेते हैं। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है, उसमें से ये नोब लगा हुआ है, ठीक है। इस नोब को आगे पीछे करेंगे और इस नोब को जब आगे पीछे करेंगे तो एक पॉइंट निकलेगा C जहाँ पे IG बराबर 0 हो जाएगा। एक पॉइंट निकला C जहाँ पे IG का मान 0 हो गया। IG का मान 0 हो जाने का मतलब है कि C जो है, IG का मान 0 हो जाने का मतलब है कि ये जो C जो है ये हो गया नल पॉइंट। तो ये मान लो x डिस्टेंस पर मिला, ये जो नल पॉइंट है वो कहाँ मिला, x डिस्टेंस पर। अब देखिए EMF ये कैसे बताता है, तो ये दोनों AC और ये EMF E दोनों तो पैरेलल में जुड़ा है। तो अगर ये पैरेलल में जुड़ा है तो जितना वोल्टेज इसका हो, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, तो जितना वोल्टेज इस बैटरी का होगा उतना ही वोल्टेज इस वायर का होगा, ठीक है। तो लिखेंगे EMF ऑफ अननोन सेल E1 बराबर हो जाएगा वोल्टेज ऑफ AC, वोल्टेज ऑफ AC, क्या सही है। ये जो आपका अननोन सेल E1 है उसका वोल्टेज कितना होगा, जितना वोल्टेज आपका AC का वोल्टेज होगा, नहीं, अब AC का वोल्टेज कितना होगा, AC का वोल्टेज हो जाएगा, इस टोटल का वोल्टेज भी है, तो ये टोटल लंबाई L था, तो यदि L लेंथ का वोल्टेज भी है तो यूनिट लेंथ का वोल्टेज V बाई L, तो X लेंथ का वोल्टेज V बाई L इंटू X। देखो ना वहाँ पे पढ़े हैं ना, कितना हो गया V बाई L इंटू एक्स। तो AC का वोल्टेज कितना होगा, तो E1 बराबर हो जाएगा V बाई L इंटू एक्स। V बाई L को क्या सिखाए हैं, K बोलने के लिए, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा K इंटू एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, हम लोग फाइंड कर लिए किसी अननोन सेल का EMF कितना होगा। अभी तक में हम आपको क्या सिखा दिए, किसी अननोन सेल का EMF कितना होगा, तो कितना हो गया K इंटू एक्स, ओके। अब ये था पहला यूज इसका कि आप ये पोटेंशियोमीटर का यूज करके किसी भी अननोन सेल का रेसिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, इसको मिटाएंगे अब हम लोग। दूसरा काम क्या था, दूसरा काम था दो सेल को कंपेयर करना, तो लिखेंगे दूसरा काम है दो सेल के EMF को कंपेयर करना, दो सेल के EMF को कंपेयर करना। दूसरा काम क्या था इसका, दो सेल के EMF को कंपेयर करना। अब देखिए आपके पास ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, यहाँ पे रिहोस्टेट, ये है आपका AB, ये है आपका AB, नहीं ये EMF E, ये R, ये RH है, ऐसा था, और ये आपका AB। अब देखेंगे आपके पास दो सेल है तो दोनों सेल को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। ये आपका स्विच है, इसका EMF E1, और यहाँ पे दूसरा सेल है जिसका EMF है E2, और इसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जहाँ से एक जॉकी लगा हुआ है C, ठीक है। इसका पूरा लेंथ कितना है, AB का लेंथ कितना है, L है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, K बराबर क्या है, V बटा L, ठीक है। K बराबर क्या बताए हुए थे, V बटा L। अब देखो, अब सबसे पहले ये है स्विच S1 और ये है स्विच S2, तो दोनों बैटरी को एक साथ कंपेयर नहीं करना है, तो सब एक बार में एक ही बैटरी को ये देखना है। तो लिखेंगे व्हेन स्विच S1 is open and S2 is close। देखिएगा बात को पकड़िए, S1 ओपन है और S2 क्लोज है, मतलब क्या, S1 जो है, ये S1 जो है वो सर्किट में लगा रहेगा लेकिन S2 सर्किट में नहीं लगा रहेगा। तो मान लो उस समय जो आपको नल पॉइंट मिला वो मिल गया L1 दूरी पर,
कहाँ मिल गया, कहाँ मिल गया, L1 दूरी पर। इसका मतलब अगर ये पहला बैटरी अगर सर्किट में है, जो ओपन रहेगा, जो स्विच ओपन, ओपन का मतलब होता है ऑन होना, ओपन का मतलब ऑन होना, ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा आपको समझा देते हैं। और क्लोज का मतलब बंद होना, मतलब खुला होना, ठीक है। तो ये ओपन है मतलब क्या हो गया, ये ऑन है और ये ऑफ है। S1 जो है वो ऑन है और S2 जो है वो ऑफ है। ओके, ये ऑन है और ये ऑफ है। तो ये ऑन है मतलब E1 जो है वो सर्किट में होगा और E2 नहीं होगा। तो लिखेंगे माना इसके लिए नल पॉइंट L1 दूरी पर है। इसके लिए नल पॉइंट कहाँ पे है, L1 दूरी पे है। तो इसका मतलब E1 बराबर हो जाएगा कितना, K इंटू L1, समीकरण 1। एकदम समझना पड़ेगा आपको। E1 इक्वल टू हो गया K इंटू L1, समीकरण 1। पुनः अब चलिए, पुनः यदि S1 ऑफ हो तथा S2 ऑन हो तब जो है इसके लिए ऐसा मान लेते हैं, इसके लिए नल पॉइंट L2 दूरी पर है। नल पॉइंट कहाँ है, L2 दूरी पर है। तो इसके लिए E2 बराबर क्या होगा, K इंटू L2, समीकरण 2, ठीक है। इस दोनों को कंपेयर करना है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, अर्थात E1 बटा E2 बराबर KL1 बटा KL2। के कट गया तो E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। ये हो गया दो EMF को कंपेयर करना। अपने पोटेंशियोमीटर के द्वारा क्या किया, दो EMF को कंपेयर किया। क्या बोले, आपने क्या किया, आपने दो EMF को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया इस पोटेंशियोमीटर के द्वारा। पहले में क्या किया था, किसी अननोन EMF को, सेल के EMF को ज्ञात किया था। दूसरे में क्या किया, आपने दो सेल के EMF को कंपेयर करना सीखा। तीसरे पॉइंट में क्या था, किसी अननोन रेसिस्टेंस का प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी अननोन रेसिस्टेंस का प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इस प्रकार हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, तो ये है पोटेंशियोमीटर। अगला तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा यूज है इसका, किसी अननोन रेसिस्टेंस का प्रतिरोध ज्ञात करना। प्रतिरोध ज्ञात करना कैसे करेंगे, जरा ये देखिए। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी अननोन रेसिस्टेंस का प्रतिरोध ज्ञात करना। ओके, तो तीसरा जो पॉइंट है वो है किसी अननोन रेसिस्टेंस का प्रतिरोध। देखेंगे ये कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप बनाइए, क्या बनाइए आप बनाइए, ये है आपका प्राइमरी सर्किट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इसका EMF E R, ये RH, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना था, R था। यहाँ से आपने क्या किया, एक सेल जोड़ दिया और इसका EMF, इसका वोल्टेज मान लेते हैं हम V है और इसका जो प्रतिरोध है वो मान लेते हैं R है। ओके, और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये पॉइंट आपका C हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्या है, C क्या है, नल पॉइंट है और ये नल पॉइंट X डिस्टेंस पर आपको मिला, ठीक है। ये जो नल पॉइंट है वो आपको कहाँ मिला, X डिस्टेंस पर मिला। तो लिखते हैं, माना नल पॉइंट X दूरी पर प्राप्त हुआ, X दूरी पर प्राप्त हुआ, ठीक है। आप देखेंगे इसका मतलब जितना वोल्टेज, ये C A B C, ये D और ये E, जितना वोल्टेज DE का होगा उतना ही वोल्टेज AC का होगा। तो लिखेंगे वोल्टेज ऑफ DE बराबर वोल्टेज ऑफ AC। क्या ये सही है, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है। तो जितना वोल्टेज DE का होगा उतना ही वोल्टेज
AC का होगा, तो DE का वोल्टेज कितना होगा, DE का वोल्टेज होगा V माइनस IR। क्या सही है? क्योंकि इसमें से तो ये कुछ वोल्टेज को खपत कर देगा ना स्मॉल r, तो V माइनस आई, ओ सॉरी यहाँ स्मॉल r कीजिए, स्मॉल r बराबर इसका वोल्टेज कितना होगा, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा x दूरी का, बताए थे कि मान लो L लेंथ का वोल्टेज V, तो इकाई लेंथ का वोल्टेज V बाई L, तो x लेंथ का वोल्टेज V बाई L इंटू एक्स, तो इसका वोल्टेज कितना होगा V बाई L इंटू एक्स। आपको बताए थे उसी V बाई L को हम लोग K भी बोले हैं, तो V माइनस आई आर बराबर K इंटू एक्स, तो ये के एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो V माइनस के एक्स बराबर कितना हो गया आई आर, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा V माइनस के एक्स बटा आई। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी अननोन रेसिस्टेंस का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो अलग अलग प्रकार के वर्क को कंप्लीट कर सकता है। नंबर 1 किसी अननोन सेल का रेसिस्टेंस ज्ञात कर सकता है, नंबर 2 दो अलग अलग सेल को कंपेयर कर सकता है, और नंबर 3 ये जो है किसी अननोन रेसिस्टेंस का प्रतिरोध आपके सामने ज्ञात कर सकता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग आज पढ़े हैं सीबेक का प्रभाव क्या है, पेल्टियर का प्रभाव क्या है, थॉमसन का प्रभाव क्या है, उसके बाद पढ़े मीटर ब्रिज क्या है, उसके बाद पढ़े पोटेंशियोमीटर क्या है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सेल पढ़ने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल कितने प्रकार का होता है, सेल को ग्रुपिंग कैसे करते हैं, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, वगैरह वगैरह। इन सभी स्टार्स को ख़त्म करने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आनंद सर के इस ऑनलाइन चैनल को देखते होंगे, इसे बहुत ज़्यादा प्यार देते होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में चर्चा करते होंगे, और हमारे इस प्रयास को आप सभी लोग मिल करके सफल बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।